हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लास पर। दोस्तों आज है 3 जून 2023 और 3 जून 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आज तीनों शिफ्टों में एग्जाम होगा। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, एमपी जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न लिए गए हैं। उसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं, फिर साइंस के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। आपके एग्जाम में आज फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था कि नरेंद्र कृष्ण कर्मकार किससे संबंधित है। तो देखिए जो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार हैं यह एक भारतीय गणितज्ञ हैं, ठीक है, और इनका संबंध जो है भारतीय गणितज्ञ से यानी गणितज्ञ से हो जाएगा। आपके ऑप्शन में भारतीय गणितज्ञ करके दिया गया होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है आपका उस्ताद अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ध्यान रखना जो उस्ताद अल्लाह रखा खां हैं इनका संबंध तबला वादक से है, और तबला वादक आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एमपी जीके से प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आप सबसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। यह करंट अफेयर का प्रश्न है आपका। जो कृषि वैज्ञानिकों की हाल ही में G20 बैठक आयोजित की गई थी यह 3 दिवसीय बैठक थी, तो यह ध्यान रखना वाराणसी में की गई थी। इस प्रश्न से संबंधित थोड़ा और हम लोग पॉइंट देखते हैं। यह सम्मेलन जो है वाराणसी में 17 से लेकर 19 अप्रैल तक 2023 तक आयोजित हुआ था, यानी यह 3 दिवसीय आयोजन किया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं पूछा था। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा देश जो है इसका अस्थायी सदस्य है। तो ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है, रूस है, फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो आपके ऑप्शन में नेपाल भी दिया गया था, नेपाल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इसी प्रकार आपको G7 में कौन कौन से देश हैं, G5 में कौन कौन से देश हैं, बिमस्टेक में कौन कौन से देश हैं, तो इन सभी जितने भी संगठन हैं इनमें कौन कौन से देश हैं इसको एक बार जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के एक प्रश्न आपको प्रत्येक शिफ्टों में देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था यह 1 फरवरी सन 1994 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी सन 1994 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले आप समझिए कि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए उद्यान से संबंधित जितने भी प्रश्न पढ़ के जा सकते हैं सभी प्रश्नों के एक बार जरूर पढ़ के जाएं, जो पढ़ लिए वो एक बार रिवाइज करके जाएं, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक जो हाथी पाए जाते हैं ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं और यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं। यह पार्क जो है 874 वर्ग किमी में फैला हुआ है, यानी किलोमीटर में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे भारत और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों के सबसे बड़े आवास के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसको? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को, और यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कब खोली गई थी। तो ध्यान रखना जो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला थी यह 28 सितंबर 2015 को, ठीक है। कब? 28 सितंबर 2015 को खोली गई थी, और 2015 28 सितंबर आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए यह जो अंतरिक्ष वेधशाला है यह मंगलयान के सफल प्रक्षेपण के लगभग 1 वर्ष बाद इसने 29 सितंबर 2015 को स्ट्रोटसैट के रूप में भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला आपका जियोग्राफी का प्रश्न हो सकता है, इसे जियोग्राफी का प्रश्न भी कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना जमुना नदी के नाम से जानते हैं, और इससे संबंधित और पॉइंट देखे जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, ठीक है, जो तिब्बत, चीन, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। देखिए कहां से? तिब्बत में, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश 3 जगह से होकर बहती है। इसे तिब्बत में यारलुंग
तशंगपो, ठीक है। और अरुणाचल यानी सियांग में दिहांग नदी, ठीक है, सियांग या दिहांग नदी के नाम से, तथा असमिया में लुइट और ब्रह्मपुत्र, भारत में बंगाली में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में बांग्ला में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है, 3 जगहों से अब बहती है, तीनों जगह पे हमने आपको नाम बता दिया है, नाम को जरूर देखना। नदी को जब भी पढ़िए तो ये भी ध्यान रखिए कि कहां कहां से होकर बहती है। और जब नदियां कहीं कहीं कैसा होता है कि जब एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब बहती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि राज्य जब बदलता है तो उनका नाम भी चेंज कर दिया जाता है। तो इस टाइप के पॉइंट जरूर को ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपसे उठाए जाते हैं, ठीक है। जब आप कहते हैं प्रश्नों को हार्ड पूछा है, हार्ड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, जब वो भारत से बांग्लादेश की ओर बहेगी, भारत से पाकिस्तान में बहेगी, तो पाकिस्तान जाने पर उसका नाम, बांग्लादेश जाने पर उसका नाम, नेपाल में जाने पर उसका नाम चेंज कर दिया जाता है। सभी देशवासी अपने हिसाब से रखते हैं, इसलिए जहां पर नाम चेंज होता है उस नाम को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। वही चीज यहां से प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए अगला साइंस का प्रश्न है आपका कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। हम आपसे प्रत्येक शिफ्टों में कहते हैं, फिर से कह रहे हैं कि सभी विटामिनों की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिनों के रासायनिक नामों को जरूर पढ़ के जाइए। प्रत्येक शिफ्ट में यहां से 1% एक नंबर जो है, यानी एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। देखिए रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के जो है सहायक होता है, ठीक है। इसी की कमी हो जाने से शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है। इसी प्रकार आप विटामिन ए, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाले, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग, विटामिन के की कमी से, विटामिन सी की कमी से, और इनके रासायनिक नामों को जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, कौन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, इन दोनों प्रश्नों को भी एक बार जरूर देखिए। अगला प्रश्न आपसे साइंस से पूछा गया है कि धातु कार्बोनेट और अम्लों की क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ध्यान रखना, जब धातु कार्बोनेट और अम्लों की क्रिया कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है, और यह आपके ऑप्शन में भी दिया गया होगा, और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से साइंस का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखना, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पीएच वैल्यू भी ध्यान रखें। नींबू की बात है तो नींबू की पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, पानी की पीएच वैल्यू क्या होती है, यानी पीएच वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू को एक बार जरूर के जाना, क्योंकि अब पीएच वैल्यू से भी प्रश्न उठाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान या फिर ऑर्थोनोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन जो है पक्षी विज्ञान कहलाता है। देखिए इसके अंतर्गत पक्षियों की बाह्य आंतरिक संरचनाओं का वर्णन और उनका वर्गीकरण तथा विस्तार एवं विकास, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगी, यानी प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार उपयोगी है, अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार उपयोगी है मानने के लिए, इसी के संबंध के विषय में यह पक्षी विज्ञान हमको अध्ययन कराता है, ठीक है। अब देखिए आपके मन में आएगा कि एक ही चीजों को अलग अलग कहां से ढूंढ के लाएं, तो आपके लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, इंपॉर्टेंट विज्ञान करके 150 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करके हमने लगा दिया। वहां पर हमने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से बनने वाले जो भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर जो भी पॉइंट आपसे उठाए जा सकते हैं, उन सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस किया है। अभी जितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चीज के लिए कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। जब आप उस वीडियो को देखेंगे तब आप खुद समझेंगे कि जितने भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, सभी उसी टॉपिक से अटैच हैं, और किस प्रकार के प्रश्न आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीजों को हमने एकदम विस्तार से वर्णन किया है। वह वीडियो पटवारी के लिए बनाई गई थी, आपके इस एग्जाम के लिए भी मोर देन सफिशिएंट होगी, क्योंकि आज जितने भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हम गारंटी देते हैं, आप वीडियो में जाकर चेक करना, सभी प्रश्नों को हमने अलग से करवाया है, ठीक है। इसलिए सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखना ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री का प्रश्न होगा, मुगल काल का अंत कैसे हुआ था। तो ध्यान रखना, एक ऑप्शन हमको मिला है, किसी भैया ने बताया था कि बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण करके एक ऑप्शन दिया गया। यदि ये ऑप्शन ये था तब तो ये आपका राइट आंसर होगा, लेकिन यदि ये ऑप्शन नहीं सही था तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि मुगल काल वाला ऑप्शन आपका आंसर जो है गलत है, तो उसका राइट आंसर हम बताने का आपको पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बदल भी सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो हम बार बार कहते हैं, प्रत्येक शिफ्ट में इस चीज को कहते हैं, आप
सुन सकते हैं वीडियो ओपन करके सभी शिफ्टों की कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 का बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A या फिर अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है या फिर अनुच्छेद 21 के क में दिया गया है। और अनुच्छेदों को पढ़ने के लिए जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, आपको परेशान नहीं होना है, हमने इसकी भी एक लिंक लगा दी है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस वीडियो को देख लेना। मात्र 30 मिनट की वीडियो है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी अनुच्छेदों को हमने डिस्कस किया है और कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी चीजों के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया है। एक बार उस वीडियो को देखना, क्योंकि हम बहुत सरल से सरल शब्दों में, कम से कम समय में सरल से सरल शब्दों में ट्रिक के माध्यम से आपको चीजों को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे एक बार में देखने पर आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीडीपी और एनडीपी में क्या अंतर है। तो देखिए, इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, लेकिन हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, जीडीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है। लेकिन जो एनडीपी है इसका पूरा नाम होता है शुद्ध घरेलू उत्पादन, एनडीपी, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसको किसी भी समय से जोड़कर किसी भी समय का एक वर्ष का निकाला जाता है, ठीक है। तो ये है एनडीपी और वो हमने पहले जीडीपी को डिस्कस कर दिया। अब आप अपना ऑप्शन, इसको पढ़कर अपना ऑप्शन समझ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जब जन्म हुआ था तो उस दिवस को किस रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। तो इसका राष्ट्रीय युवा दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, इसी प्रश्न को किसी दूसरे भैया ने दूसरे प्रकार से बताया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो इसका ध्यान रखना, 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हमने दोनों प्रश्नों को ले लिया है जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न समझने से पहले हम लोग ध्यान से सुनते हैं कि हमको जो प्रश्न प्राप्त होते हैं ये आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया बहन जो प्रश्नों को भेजते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ भैया हैं जो एग्जाम से निकलने के बाद प्रश्नों को भूल जाते हैं, तो उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बता देते हैं। फिर भी हम प्रश्नों को समझकर आपको राइट आंसर बताने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका सही प्रश्न हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि आप सब तक राइट आंसर पहुंचाने का प्रयास किया जा सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा मंगरोव वन कहां पर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा जो मंगरोव वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है मंगरोव का नाम दूसरा थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा हो, तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल ही था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में, ठीक है। और जिस ऑप्शन में इनका नाम दिया गया था और यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताया गया है कि बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, जो बाण सागर बांध है ये सोन नदी पर स्थित है। उसके बारे में और देखिए, बाण सागर बांध एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो सोन नदी पर मध्य प्रदेश के गंगा बेसिन में स्थित है, ठीक है। यह जो सोन नदी है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार यह एमपीजीके का भी आपका एक प्रश्न हो जाएगा। अब आपका एमपीजीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस के प्रश्न खत्म हुए। अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों की ओर मूव करते हैं, जिनको आपको ध्यान से सुनना है। इसके बारे में आपको बहुत चीजें बताएंगे भी हिंदी के बारे में। देखिए, हिंदी में एक प्रश्न पूछे थे कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, एक गीतिका छंद होता है जिसमें 26 मात्राएं होती है। गीत का आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक प्रश्न छंद से बना। उसके बाद आपसे अपनहुति अलंकार पूछा गया था, लोकोक्ति, विलोम शब्द, शुद्ध वर्तनी के एक प्रश्न पूछे गए हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे गए हैं। अब देखिए, अर्ध और अर्ध का अर्थ अलग अलग होता है। इन दोनों का समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द इसी को कहते हैं। इसका अर्थ पूछा गया था, इसको आप लोग देख लेंगे या फिर इसका हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुहावरा पूछा गया था, क्रिया विशेषण पूछे गए थे, वाक्यों का जो है क्रम संयोजन पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, अब आपके प्रश्न में जो है आपके एग्जाम में 20 नंबर का हिंदी का प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में हिंदी स्पेशल करके पार्ट 1 पार्ट 2 में 2 वीडियो लगाई है। दोनों वीडियो लगभग 1.5 घंटे की होगी, लेकिन उस वीडियो को आप देख लेंगे तो हमारा वादा है आपसे कि आप हम हिंदी में अपना जितने भी टॉपिक से प्रश्न उठाए जा रहे हैं सभी टॉपिकों को एकदम आसानी से समझ जाएंगे और 20 में 20 प्रश्नों को सही करके आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि वहां पर हमने समास, रस, काल, संधि, अनुलोम विलोम, अलंकार, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तद्भव तत्सम के 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची, छंद, मुहावरे, अनेकार्थी, वर्तनी,
छंद में हमने रस, छंद, अलंकार, सोठा, दोहा सभी चीज़ों को इतने आसान शब्दों में, इतने सरल से सरल शब्दों में डिस्कस किया है और बहुत कम से कम समय में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। हमने कुछ चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझाया, जो कि ट्रिक के माध्यम से समझाने के लिए ज़रूरत थी जिनकी। तो इस प्रकार आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, दोनों वीडियो देख लेना। आप हो सके तो आसानी से देखना, नहीं तो आप गुड़े टू यानी थोड़ा स्पीड में भी करके वीडियो को देख सकते हैं यदि आपके पास समय नहीं है। लेकिन हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अब इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। इंग्लिश का प्रश्न आपसे आज देखिए पूछा गया था। एक्टिव पैसिव से 2 प्रश्न पूछे गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से 2 प्रश्न पूछे गए थे, एंटोनिम 5 पूछे गए थे और PQRS से 5 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार इंग्लिश के इतने प्रश्न हमको मिल पाए थे, हमने डिस्कस कर दिया है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो की लिंक लगाई जाती है सभी वीडियो को एक बार जरूर देखना। आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वही लगाई जाती है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाएगा। और हिंदी की वीडियो तो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि उसको 7 से 8 हज़ार बच्चे पढ़ चुके हैं और सभी ने कमेंट किया है कि वीडियो कितनी आपके लिए फायदेमंद होगी। आप जब खुद वीडियो को चलाएंगे तो आप खुद समझेंगे, ऐसे बताने पर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को जरूर देख लेना, जो भी दी गई है आपका समय नहीं वेस्ट किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जरूर जुड़ जाएं। और इसी के साथ वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।